हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन बिलियर्ड्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि हमारे चैनल पे अब एक और टीचर जुड़ गए हैं जिनका नाम अभय कुमार है, जो कि आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप एक महादेश जिसमें आज बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वो कभी राजा महाराजा के पास हुआ करता था और कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं होती थी किसी भी राजा की। तो आज जो नेशन स्टेट्स इतने सारे हैं वो नेशनलिज्म के कारण ही है। नेशनलिज्म और जो रिवॉल्यूशंस हुए यूरोप में उसके कारण है। तो उन्हीं रिवॉल्यूशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और रिवॉल्यूशंस कैसे हुए, कब हुए, कहाँ हुए, किसने स्टार्ट किया, फिर क्या क्या ट्रीटी हुई, कहाँ कहाँ संधि हुई, कौन आया कौन गया, ये सब है इस चैप्टर में। वही बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो फोटो है, जो फोटो है ये फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। इस फोटो में उन्होंने एक सपना देखा था वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का, ठीक है। मतलब पूरे देश में प्रजातंत्र होगा और सब लोग आजाद होंगे, ऐसा सपना उन्होंने देखा था इस फोटो में। तो इस फोटो में जो वर्ड है फ्रेटरनाइट, ये क्या है? फ्रेटरनाइट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब पता होगा आजादी, इक्वलिटी मतलब सबको बराबर का अधिकार, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। देश देश के लोगों में भाईचारा। जिसको लोग मारते थे, और वो मारने वाले कौन होते थे? बड़े साहूकार, ऑटोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, और जो राजा महाराजा उस समय होते थे। तो इसमें देख रहे होंगे कि रिवॉल्यूशन में जो सारी जनता थी देश की, उन्होंने आजादी का रास्ता अपनाया, और ये जो राजा महाराजा के मुकुट वगैरह है इन सबको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल से। और इसी को फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 फोटोज के माध्यम से बताई थी, जिसमें आपके बुक में अभी एक ही है, बट उन्होंने 4 ऐसी तस्वीर बनाई थी, जो कि आप गूगल करो आपको जरूर मिलेगा। इसका इस चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार से सर्च कर सकते हो। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। लेट्स रीड द फर्स्ट लाइन। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of world made up of democratic and social republics, as he called them. तो ये मैं बता चुका हूँ, 1848 में फ्रेडरिक सोरियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 फोटो बनाई जिसमें उन्होंने एक ऐसे देश, ऐसे वर्ल्ड की सपना देखी जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो, जैसा वो बुलाते थे इस वर्ल्ड को, इस फोटोज को। The first print of the series show the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो पहली फोटो में उन्होंने दिखाया कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो लंबी कतार में, लंबी ट्रेन नुमा कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि आजादी का प्रतीक है, उसे श्रद्धांजलि देते हैं, जैसे भी उसे ये पास करते हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. जैसा कि यूरोप में पर्सोनिफाई किया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एज अ वुमन, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उन्होंने जेंडर, औरत का जेंडर, फेमिनिन जेंडर माना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा दिख रहा है फोटो में कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में रोशनी लिए हुए, टॉर्च ऑफ जागरूकता का टॉर्च लिए हुए है, और दूसरे हाथ में नियम की वो पर्ची ली हुई है जिसको लिखा गया है चार्टर ऑफ राइट्स, अधिकारों का एक चार्ट लिया हुआ है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. फोटो के अगले भाग में जो दिख रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट का जो बचा खुचा अवशेष है वो फेंका हुआ है
बर्बाद चीज जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट की थी वो फेंकी हुई है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया एब्सोल्यूटिस्ट। तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? तो एब्सोल्यूटिस्ट आपकी किताब में ही दिया हुआ है। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स literally a government or system of rules that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. एब्सोल्यूटिस्ट मतलब एक गवर्नमेंट जिसके नियम पे किसी का रोक टोक ना हो, किसी का कोई दबाव ना हो, और इतिहास में इस शब्द को राजतंत्र बोलते थे, और जिसका पावर बिल्कुल एक आदमी के पास, एक सेंटर के पास हो, जिसके पास अपनी सेना हो और सबको दबा दे। उस उस टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस फोटो में एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट के जो बची हुई अवशेष हैं वो फेंकी जा चुकी है, उसको बाद में जला भी दिया गया होगा, मान लीजिए जो मानना है आपको। इन सोरियूस उटोपियन विजन द peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। सोरियू का जो उटोपियन विजन था, उटोपियन मतलब ये भी आपकी किताब में दिया हुआ, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। सोरियो की फोटो में जैसे दिखाया गया है कि बिल्कुल एकदम आजादी हो जाएगी, इक्वलिटी हो जाएगी और भाईचारा आ जाएगा, ऐसा सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल इमेजिनेशन था ये फोटो। आगे चल के भी कभी भी यूरोप में ऐसा कोई देश नहीं बना जिसमें बिल्कुल आजादी हो, सबके पास इक्वल अधिकार हो और बिल्कुल भाईचारा हो। तो ये एक इमेजिनेशन था, उसी को हम लोग उटोपियन विजन कहते हैं। मान लीजिए ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। ठीक है, तो जो पूरे दुनिया के लोग थे वो अलग अलग नेशंस में डिवाइड हो गए हैं और अपना झंडा, अपना कॉस्ट्यूम पहन के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो फोटो में ही दिख रहा है कि अलग अलग देश अपना झंडा लेके आई है। जैसे फ्रांस का झंडा है, कुछ पोलैंड का झंडा है। झंडे लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। प्रोसेशन में सबसे आगे जो है वो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड है, विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। 1848 के समय जो दो नेशन स्टेट्स थे जो इस पूरी कतार को सबसे आगे से लीड कर रहे थे वो थे अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि उस समय तक एक स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। फ्रांस जो है, क्योंकि 1848 में, आगे आप जानेंगे कि 1848 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा चरण जो है स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अलग अलग स्टेजेस में हुआ है, तो 1848 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा स्टेज जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो उस समय की ये तस्वीर है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच चुका है। वही बताना चाह रहा है कि फ्रांस जो है अगला देश बनेगा जो कि एक नेशन स्टेट हो जाएगा। तो C is followed by peoples of Germany bearing the black, red and gold flag। फ्रांस के जस्ट पीछे जर्मनी है जिसका झंडे का रंग ब्लैक, रेड और गोल्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप एक्चुअल चीज है ना कि इस तस्वीर से जो सवाल आएंगे वो सवाल यही आएंगे, हाउ डू यू विजुअलाइज यूरोप थ्रू द पिक्चर ऑफ फ्रेडरिक सोरियू। तो इसके आंसर्स में आप ये सब लिख सकते हैं कि he personified liberty as a woman and the statue of liberty took torch of enlightenment in one hand and in other hands he was carrying charter of rights for man। The procession carried its own flag and costume because they were divided in nations। The procession was led by USA and Switzerland because by then, by 1848, they were the nation states। Then it was followed by France, which was near the Statue of Liberty। Then it was followed by Germany। ये 4-5 पॉइंट जो हैं आप इस सवाल के ऊपर लिख सकते हैं, अगर ये सवाल 5 नंबर में पूछा गया तो। ऐसे जनरली ये 5 नंबर में पूछा नहीं जाएगा, ये सवाल 1 से 2 नंबर का ही होगा जो कि फ्रेडरिक सोरियू के ऊपर होगा, उससे ज्यादा नहीं। बाकी अगर हो तो आप इसे एज अ कहानी याद कर ले, ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम आसानी से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो जर्मनी के फ्लैग का कलर क्या था? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड।
Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब सोर्यू ने फोटो बनाया था तब जर्मन नेशन यूनाइटेड नेशन तो नहीं बना था, ठीक है। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation-states under a democratic constitution. In 1848 ये बिल्कुल एक इमेजिनेशन है फ्रेडरिक सोर्यू का कि फ्रांस में जो मतलब आगे भी आप देखेंगे कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन फैला था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। यूरोप के अन्य भाग में फ्रांस का असर हो रहा था। एक टाइम पे आप ये भी पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो भी होता था वो पूरे यूरोप में होता था। इस बुक में एक ऐसे वो थे ऑस्ट्रिया के फ्रेडरिक मैटरनिक, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो उससे ये पता चलता है कि अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो पूरे यूरोप पे असर पड़ता है। तो फ्रेडरिक सोर्यू ने इसी बात को विजुअलाइज किया कि अगर फ्रांस पहुंचेगा तो अलग अलग जर्मन स्पीकिंग लोग जो अलग अलग एरिया में रिसाइड करते हैं वो भी नेशन स्टेट की मांग करेंगे और वो भी नेशन स्टेट बन जाएंगे। Following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो देखिए फ्रांस, जर्मनी, फिर बहुत सारे देश, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे जनरल नाम है, देश के नाम है, वैसे भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसीज, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, सब में तो लैंड है, क्या दिक्कत है, आराम से याद हो जाएगा। आगे, फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सैंड एंड एंजल्स गेज अपॉन द सी। स्वर्ग से जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो क्रिश्चियन के गॉड माने जाते हैं, संत और एंजल्स, परियां, इस सीन को देखती है। They have been used by artists to symbolize fraternity among the nation of the world। ये सब जो स्वर्ग का सीन है, ये सब ये बताना चाहता है कि भाईचारा है सब में, ये चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, संत हो, परी हो, ये सब फ्रेटर्निटी बतानी चाहती है, वर्ल्ड की फ्रेटर्निटी, वर्ल्ड का भाईचारा दिखाना चाह रहा है। ये भी सवाल बन सकता है कि व्हाट डज द क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स symbolizes in the picture। तो you can write that कि they have been used by artists to symbolize fraternity among the nation of the world। एक नंबर का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे जनरली नहीं पूछा जाता है, बट अगर फिर मैंने आपको बताया ये चैप्टर किस बात से डील करेगी, तो अगला पैराग्राफ बिल्कुल उसी पे है, तो यू कैन स्किप दिस, या आप पढ़ भी ले तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेन चीज था वो था सोर्यू का, इससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आगे जो है चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि कैसे नेशन स्टेट्स बना, फिर मॉडर्न स्टेट बना, फिर कैसे दोबारा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये सब बताया गया। तो ये चीज आप आगे देख लेंगे। तो आइए, जो इन बातों का सोर्स है, तो इतने में आपने एक एक्टिविटी भी आई थी, आइए उस एक्टिविटी को करते चलते हैं। तो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू यू थिंक दिस प्रिंट डिपिक्ट्स अ यूटोपियन विजन। तो सवाल है बहुत अच्छा कि ये फोटो जो है उटोपियन विजन को किस तरह से बताती है। उटोपियन मतलब इमेजिनरी, जो कि कभी हो नहीं सकता, ऐसा विजन क्यों है ये, क्योंकि कुछ कह नहीं सकता। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। तो सोर्स के बारे में जाने, अर्नस्ट रेनन, व्हाट इज अ नेशन। अर्नस्ट रेनर कोई लेक्चरर हैं, ठीक है, और उन्होंने एक सवाल के ऊपर लेक्चर दिया था, जो सवाल था व्हाट इज अ नेशन। तो इन अ लेक्चर डिलीवर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन, जिनका जीवन काल 1823 to 92 था, आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। तो जैसे मैंने बताया कि अर्नस्ट रेनर एक लेक्चरर हैं जिन्होंने
व्हाट इज अ नेशन के बारे में कुछ समरी निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था व्हाट मेक्स अ नेशन, एक नेशन जो है बनता कैसे है, एक नेशन क्या होता है ये सबको पता है कि कन्फाइंड बाउंड्री होती है, लोग रहते हैं अलग अलग कल्चर के, कोई राजा होता है, मतलब कोई शासन करने का तरीका होता है, बट व्हाट मेक्स अ नेशन, जैसे घर है तो घर तो है भाई ईंट वगैरह का बना है, बट घर बना कैसे, उसमें लोग रहें, किस तरह से रहें, प्यार से रहें, भाव से रहें, ये उन्होंने एक लेक्चर में बताया था। आइए विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या बोला था उन्होंने, मतलब पूरा डिटेल्स में। The lecture was subsequently published as a famous essay entitled Quest के क्यूनो नेशन। ये फ्रेंच है, ज्यादा तवज्जो ना दे इस बात को, ज्यादा ध्यान मत दे इस शब्द पे, मतलब यही है व्हाट मेक्स अ नेशन का फ्रेंच वर्जन है ये। इन दिस एसे रेनन क्रिटिसाइजेस द नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। बाकी जो लेक्चरर मौजूद थे उस सभा में, उन्होंने में भी कहा होगा कि एक नेशन में एक टाइप के लोग, एक टाइप का कल्चर, एक टाइप का भाषा, एक टाइप के संस्कृति होनी चाहिए, बट इस बात से रेनन जो है रुष्ट थे, थोड़ा नाराज थे, मतलब इससे एग्री नहीं कर रहे थे और कुछ नहीं। और सही भी बात है, हमारे देश में ही देख लो कितनी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ में जाओ तो अलग, साउथ में जाओ तो अलग, ईस्ट में जाओ तो अलग, वेस्ट में जाओ तो पाकिस्तान, तो बिल्कुल एकदम खिचड़ी बना पड़ा है, फिर भी एक देश है। तो इसी टाइप का देश का भावना रेनन के मन में भी था। रेनन की बातें सुनते हैं। ए नेशन इज कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिया वॉर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। रेनन का मानना था नेशन जो होता है मिला जुला होता है बहुत ही पुराने इतिहास का, अलग अलग लोगों के बलिदान का, और मतलब डिवोशन मतलब कह सकते हो आपकी देशभक्ति का, मतलब कैसे एक देश के प्रति अपनी जान दे देते हैं लोग, भक्ति दिखाते हैं, भक्ति मान सकते हो आप, डिवोशन मतलब भक्ति। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेस अ नेशनल आइडिया। हीरोइक पास्ट, एक नेशन का पास्ट जो है हमेशा हीरोइक होना चाहिए, मतलब जो कि आने वाले लोगों के उस देश में, मतलब आने वाले लोगों को उस देश में मोटिवेट करे, कि हम गर्व करने पे मजबूर कर दे कि हम इस देश के वासी हैं। जैसे भारत में हम सभी को गर्व करना चाहिए कि हमारे देश का क्या पास्ट रहा है, कैसे हमने अलग अलग शासकों से लड़ा है, अलग अलग राजाओं से लड़ा है, हम पे कितने आक्रमण हुए, कितनी तबाही आई, फिर भी हम आज खड़े हैं, और खड़े ही नहीं हैं, विश्व के महत्वपूर्ण देशों में सबसे अव्वल नंबर पे खड़े हैं। तो हमें इस बात का गर्व है क्योंकि हमारा ऐसा इतिहास रहा है। तो एक नेशन का ऐसा इतिहास होना चाहिए, महान लोग होने चाहिए। हमारे देश में भी कई महान लोग थे, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों पे हमें गर्व है, और क्यों ना हो, होना ही चाहिए। ग्लोरी, देश की महिमा, दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया, यही एक सामाजिक भाव है, सामाजिक धन है, जिसपे एक नेशन का, एक देश का विचार रहता है, नींव रहता है। क्या? उसका इतिहास, उसके लोग और उसकी महिमा, यही तीन चीज है जिसपे देश का आधार बनता है। To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are essential condition of being a people. देखिए, एक देश में जैसे हम और आप जो भी मेरे को सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो जनरली हिंदी भाषी लोग मेरे को सुन रहे होंगे, या इंग्लिश का सीबीएसई तो पूरे इंडिया में, तो मे भी पूरे इंडिया के लोग सुन रहे होंगे। तो हमारा जो इतिहास है देश का वो एक है। तो भले हम कहीं के हो, हमारे बाप माँ बाप कोई हो, कुछ भी करते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर आप पढ़ रहे हो, बट इस देश में होने के कारण हमारा एक अलग अपना कॉमन इतिहास है, कॉमन कल्चर हम शेयर करते हैं, कॉमन महिमा है, देश कॉमन देश है हमारा बस। तो ये और कॉमन विल इन द प्रेजेंट, हमारा यही है कि हम देश को आगे ले जाएंगे। ये हमारे देश के सभी नौजवानों का यही
महत्वाकांक्षा है, इच्छा है टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर। हमने एक साथ बहुत कुछ किया है हमारे देश में, एक साथ हमने ब्रिटिश से लड़े, मुगल से लड़े, तो हमने ये एक साथ किया है। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं तो इसे भी हराएंगे, तो ये भी हम सब मिल के कर रहे हैं। तो ये सब एक कॉमन चीज जो है शेयर होती है एक देश में, तभी एक देश का इम्पोर्टेंस बनता है, एक देश के लोगों में अपना भाईचारा का वो भाव आता है। A nation is therefore a large scale solidarity, मतलब एक लार्ज स्केल भावना है, देश की भावना। Its existence is a daily plebiscite, इसका एग्जिस्टेंस एक रोज दिन का, प्लेबिसाइट एक वर्ड है जो कि आपकी किताब में दिया हुआ, तो प्लेबिसाइट फटाक से जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। तो हम लोग एक ऐसा मतलब एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का सब पे, पूरे देश के वासियों पे वो होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, चुनने का अधिकार होना चाहिए हम लोगों को। अगर हम एक देश में हैं तो हम सब मिलके किसी चीज को डेली चुने, रिजेक्ट करे, ये होना चाहिए। अ प्रोविंस इज इट्स inhabitants. If anyone has the right to consulted, it is inhabitant. किसी के पास अगर किसी को कंसल्ट करने का राइट है तो वो उस देश का वासी होगा, उस देश में रहने वाला होगा, उस जगह में रहने वाला होगा। A nation never has any real interest in annexing or holding on to country against its will. एक नेशन में कभी भी किसी में भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो कि कंट्री के इच्छा को मारे। ऐसा कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी आदमी के पास, या किसी पूरे नेशन के पास ऐसा कोई इच्छा नहीं होना चाहिए कि किसी के इच्छा को मार दे। The existence of nation is a good thing, a necessity. Even their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. नेशन का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है क्योंकि ये आज़ादी देती है, और ये जो आज़ादी है ये खो जाएगी अगर इसका एक नियम हो और एक ही मास्टर हो। तो देखिए अर्नस्ट रेनर ने इतनी सारी बातें कही, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। इसको हम लोग तोड़ मरोड़ के समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने एक नेशन को बताया जो पास्ट शेयर करता हो, सेम पास्ट शेयर करता हो, जिसके पास गर्व करने वाला पास्ट हो, अच्छे लोग हों और महिमा हो। नेशन वही चीज है जिसमें सेम पास्ट हो, उन्होंने पास्ट में किसी चीज को हराया हो, कोई अचीवमेंट अचीव करी हो और आगे भी ऐसा इच्छा रखते हो कि आगे भी करेंगे, तो ये एक नेशन का प्रतीक है। एक नेशन कभी भी सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज वाले लोग का नहीं होता, ऐसा अर्नस्ट रेनर का कहना था। और अर्नस्ट रेनर का ये भी कहना था कि एक नेशन होना चाहिए क्योंकि एक नेशन जो है लिबर्टी का प्रतीक है, और अगर एक ही मास्टर होगा पूरे विश्व में, एक ही नियम होगा, तो ये लिबर्टी जो है छिन जाएगी। तो ये 4-5 बातें जो आपको ध्यान रखनी है अर्नस्ट रेनर, ऐसा बहुत मिनिमल चांस है कि इससे सवाल आए, बट फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये सारी बातें आप लिख ले, नोट कर ले अर्नस्ट रेनर की, या पढ़ ले, पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये प्लेबिसाइड जो वर्ड है ये जरूर, इस पे जरूर ध्यान दें। व्हाट इज प्लेबिसाइड? अ प्लेबिसाइड इज अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ रीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। मतलब बाय वोटिंग वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कौन? एक अकेला नहीं, जनमत होना चाहिए, पूरे सारे लोगों का वो होना चाहिए, तभी उसको हम लोग प्लेबिसाइड कहते हैं। और एक प्लेबिसाइड जो है एक नेशन का प्रतीक है। प्लेबिसाइड अगर किसी नेशन में है तो वो नेशन इंडिपेंडेंट नेशन है। इसमें डिस्कशन का एक पार्ट है, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज अर्नस्ट रेनर अंडरस्टैंड देम, व्हाई इज इन हिज व्यूज आर नेशन इंपॉर्टेंट। तो ये बातें मैंने अभी आपको बताई कि क्यों नेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको अभी स्किप मारते हैं, आगे चलते हैं। और आगे की बात आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी, जिसमें इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स, बाकी सेक्शंस कवर्ड होंगे, और कौन कौन सी सेक्शन मैं कवर करने वाला हूँ वो भी एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरह बने रहिए।
और हिस्ट्री की जो वीडियोस हैं वो मैं ही बनाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।